ब्लॉक असेसमेंट। एक बंदा जिस पे रेड मार गई, एक जिसकी किस्मत खराब है। असेसमेंट को उठाते हैं, ब्लॉक असेसमेंट कहती है सीधे 6 साल नाप डालो। करना पड़ा 20 को शुरू करी, क्योंकि तो 3 बजे भी आ सकते हैं ना रात को रेड डालने, 3 बजे 4 बजे एनी टाइम। तो ये आए, लेकिन मान लो कि ऐसे में खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रुक रहा है, उस आदमी की असेसमेंट चल रही है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक और रेड मार देता है, फिर असेसमेंट है वो फिर क्या हो जाएंगे अपडेट। मैम यही चलता रहेगा, इनका यही चलता रहेगा, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। कहीं पे भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में या कुछ भी उठा रखा है, उसको नहीं मैं जानता, मतलब ये होगा। यहाँ पे इसने कहा है इंक्लूड, तो इंक्लूड का स्पेसिफिक मतलब क्या है कि अनडिस्क्लोज इनकम से आप जो कुछ समझते हैं वो तो है ही, ठीक है, ऑक्सफोर्ड कह रहा है, कोई और कह रहा है, सब कुछ है, उसके अलावा ये इंक्लूड करेगा ये सब चीज। एओ को पर्सनल खुंदस है तो वो 10 दिन भी दे सकता है, ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज मैं लेने जा रही हूँ ब्लॉक असेसमेंट। थोड़ा सा फास्ट पेस से करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे जहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत है। इसे कर लिया तो फिर आपको कहीं और से किसी और नोट्स समरी किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। इसे कराते वक्त मैंने बेरेक्ट का सहारा लिया है सो दैट कि कुछ भी छोटा बड़ा कुछ ना बचे, ठीक है। ये बेसिकली सेक्शन जो है इसका रेलेवेंस थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ एक फास्ट पेस पे। देखो, रेगुलर असेसमेंट होती है जो हम लोग करते हैं, ठीक है, और ये होती है ब्लॉक असेसमेंट। इन दोनों में क्या ही डिफरेंस है? दोनों का जो मेन डिफरेंस है ना वो है कि जब हम बात करते हैं रेगुलर असेसमेंट की, तो वहाँ असेसी अपनी इनकम को बताता है डिपार्टमेंट को कि ये है। अब डिपार्टमेंट उससे एग्री करे नहीं करे, उसके जो भी डिस्प्यूट हो वो नोटिस भेजेगा, जवाब मांगेगा, सो एंड सो। बट उसका रूट क्या होगा कि असेसी पहले अपनी इनकम रिपोर्ट करेगा टू दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जबकि जब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट की, तो ब्लॉक असेसमेंट हमेशा इनिशिएट होता है डिपार्टमेंट के द्वारा। डिपार्टमेंट को कहीं से कोई क्लू मिलता है या कहीं कोई ऐसी चीज़ पकड़ में आती है कि इस पर्सन की कुछ इनकम है, ठीक है, एसएससी नहीं आता तो डिपार्टमेंट पहुंचता है उसके पास, तो वहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट आती है। तो जब भी हम बात करेंगे ना रेगुलर इनकम की रिपोर्टिंग की या रेगुलर इनकम की इरेगुलरिटीज़ की, तो हम बात कर रहे होंगे रेगुलर असेसमेंट की। इसका मतलब जो आपने असेसमेंट प्रोसीजर पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जब हम ब्लॉक असेसमेंट की बात करेंगे तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग थोड़े से शातिर हैं, जिन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, कुछ छुपाया है, या अपनी इनकम को लेकर के थोड़े से समझ गए होंगे आप इशारा, ठीक है। अब यहाँ पे रेलेवेंस क्या है? ब्लॉक असेसमेंट, ब्लॉक में क्यों कर रहे हैं ये असेसमेंट? जब भी हम किसी असेसमेंट की बात कर रहे थे, जिस भी ईयर को लेकर के कुछ इशू होता था उसकी हम असेसमेंट कर लेते थे। तो ब्लॉक असेसमेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पहले भी था ये इनकम टैक्स में। बट जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती रही, विचार बदलते रहे, ये भी बदलता रहा, और फाइनली अब ये दोबारा आया है। वैसे तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक असेसमेंट 158B में खत्म हो जाता है, यहीं शुरू यहीं खत्म। आगे के प्रोसेस में 158B के आगे जुड़ती चली जाएंगी, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH एंड BI, ठीक है। यहाँ जाके खत्म, बस मैम इतना ही है, इतना ही है। और आप लोग जब करोगे ना आप लोगों को बहुत मजा आएगा, छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी अटेंशन दो, बीच में स्किप मत करना, कहीं से भी कोई भी कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लॉक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि ये कौन से केसेस हैं जहाँ ब्लॉक असेसमेंट की बात हो रही है। तो नॉर्मल तो है नहीं, वो आदमी नॉर्मल तो है नहीं, तो वो आदमी क्या है? नॉर्मलिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब या तो यहाँ सेक्शन 132 अट्रैक्ट हुआ है, या फिर यहाँ सेक्शन 132A अट्रैक्ट हुआ है। इन दोनों का क्या मतलब है? 132 मतलब उस पर रेड मारी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। 132A का मतलब है कि हमने तो रेड नहीं मारी, हमारी इंटेंशन भी नहीं थी, लेकिन उसके थोड़े से ग्रह खराब चल रहे थे ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक रेड हो गई। मतलब मैम क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि एक ट्रक जा रहा है, वो नोटों से भरा हुआ है, वहीं पे पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं, सब कुछ है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, वो जा रहा है, बट अब वो जाकर के एक पोल में टकरा जाता है, ठीक है। अब जैसे वो पोल में टकराता है, पुलिस वाले दौड़े ये देखने के लिए किसी को कोई हार्म तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने देखा वहां से नोट ही नोट, नोट ही नोट, तो अब पुलिस वाले आग तो बंद नहीं करेंगे, है ना। अब वो कहते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं कि भाई ये क्या है, किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या। अब वो आदमी जवाब नहीं दे पाता और वो बोलता है ये मेरा तो है नहीं, मालिकों को जाने, ठीक है। अब मालिकों से पूछा जाता है कि भाई ये पैसा क्या है, पुलिस अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश करती है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पे पुलिस पहुंचती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और उसे कहती है कि भाई कुछ घपला लग रहा है, तुम देख लो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना पुलिस से
उस पैसे की जो कस्टडी लेता है वो कैसे ले लेगा, यार मेरे घर पे छोड़ देना। तो ये रूट कोई चैनल फॉलो होता है, दैट चैनल इज़ 132A। इसके थ्रू वो उस पुलिस डिपार्टमेंट को बोलता है कि भाई वो जो भी तुमने पकड़ा है वो सब कुछ मुझे हैंड ओवर कर दो, और उसके बेसिस पे फिर यहाँ से इनिशिएट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर्सन की तरफ अपनी सारी की सारी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो इन दोनों को ही हमको लेके चलना है यहाँ ब्लॉक असेसमेंट में। एक बंदा जिस पे रेड मारा गई, एक जिसकी किस्मत खराब है। ठीक है, सो ये दो लोग जब भी बात होगी तो इन दो लोगों की कौन सी इनकम को हम यहाँ असेस करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऐसा सिनेरियो बनेगा कि किसी पे रेड हुई है, ऐसा कुछ हुआ, तो हमें फिर इसका मतलब ये है कि वो एक आदमी प्रैक्टिस्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसका सिर्फ उसी साल से बिलोंग करता हुआ कुछ हो। तो हम ऐसे में क्या करें, अब बेचारा एओ को पिछले साल का कुछ मिल गया, वो फिर जा रहा है नोटिस इशू कर रहा है ना, कि मैं इसे असेस करना चाह रहा हूँ, वो फिर जवाब दे रहा है। सोचो कितना पेपर वर्क, कितनी फॉर्मेलिटीज़ और कितना टाइम वेस्ट होगा। तो वो क्या करता है कि छोड़ो ये सब कुछ, ब्लॉक असेसमेंट को उठाते हैं। ब्लॉक असेसमेंट कहती है सीधे 6 साल नाप डालो। 6 साल नाप डालो मतलब यहाँ जब हम ब्लॉक पीरियड की बात करते हैं तो ये कहता है ब्लॉक पीरियड जो है ये जिस साल में रेड हुई या जिस साल में 132A एग्जीक्यूट हुआ, ये साल, ये प्रीवियस ईयर के पीछे के 6 साल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो पीछे के 6 साल का मतलब क्या हुआ, मान लो कि यहाँ पे रेड पड़ी है 20/9/2024 को, है ना। सो इससे पीछे तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25, तो इससे पीछे के 6 साल, इसका मतलब 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 तो ये है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साल, इसका मतलब इसका जो ब्लॉक पीरियड है जिसके लिए अब इसको असेस किया जाएगा एसएससी के द्वारा, वो कम से शुरू हो जाएगा 1/4/2018 से लेकर के, अब मान लो रेड जो पड़ी है वो पड़ी है 20 तारीख को, है ना। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, छोटी सी जगह है और उनको टू द पॉइंट पता था, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा, 20 को शुरू करी, क्योंकि तो 3 बजे भी आ सकते हैं ना रात को रेड डालने, 3 बजे 4 बजे एनी टाइम। तो ये आए, उनका पूरा एक ही दिन में काम हो गया, तो 20 तारीख को ही उन्होंने उस पूरी की पूरी सर्च की रिपोर्ट बना दी, जिसको हम यहाँ कहते हैं पंचनामा। ठीक है, वो उन्होंने वहीं बना दिया। लेकिन कई बार ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है कि बंदा ज़्यादा ही शातिर था, है ना, वो ढूंढते रहे, उसकी कहीं एक प्रॉपर्टी है, कहीं एक प्रॉपर्टी, कहीं किसी कंट्री में है, कहीं किसी और स्टेट में है, कहीं आसपास की सोसाइटीज़ में है, तो वो सारी जगह छापा मारा जाएगा, उसको पूरा खंगाला जाएगा, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे ना कि ब्लॉक पीरियड, तो ब्लॉक पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस दिन पंचनामा बनेगा, है ना, जिस दिन वो सर्च रिपोर्ट बनेगी उस दिन तक का। तो ये 6 साल तो पूरे के पूरे हो गए, इनमें तो हमको कोई डिबेट ही नहीं है ना, इन 6 साल को लेके तो हमको कुछ नहीं कहना। इसके बाद जो ये करंट ईयर है जिसमें ये छापा पड़ा है 2024, इसमें मान लो कि ये जो रेड होती है कंप्लीट होती है आपकी 25/9/2024। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2024 से लेके 25/9/2024 तक का पीरियड भी इसी ब्लॉक पीरियड में काउंट होगा। मतलब मैम क्या हुआ, मतलब ये हुआ, हम इसे कहते हैं 6 years प्लस ब्रोकन पीरियड। ठीक है, बेचारे का दिल तो टूटा ही है ना, तो ब्रोकन पीरियड हम इस टूटे हुए हिस्से को बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा साल नहीं है। जब हम 132 की बात करेंगे तो इसमें तो कोई ऐसा कुछ पंचनामा जैसा सीन नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें जिस दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस एसेट की कस्टडी मिल जाएगी, रिसीट हो जाएगी उसे, उस दिन को हम ये मान लेंगे कि आपका यहाँ पे ये ब्लॉक पीरियड है। ठीक है, अब ब्लॉक पीरियड की रेलेवेंस क्या है ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। सो दिस इज ब्लॉक पीरियड, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आती है बात कि इस ब्लॉक पीरियड में हमने असेस क्या करना है, हमने असेस करनी है अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो अनडिस्क्लोज इनकम क्या है, आप देखोगे ना ये डेफिनेशन ऊपर वाली, तो यहाँ लिखा हुआ है मीन्स, मतलब ब्लॉक पीरियड का ये मतलब होगा। ठीक है, लॉ हमेशा ऐसे ही बात करता है, ये मतलब होगा, मतलब आपने कहीं पे भी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में या कुछ भी उठा रखा है, उसको नहीं मैं जानता, मतलब ये होगा। यहाँ पे इसने कहा है इंक्लूड, तो इंक्लूड का स्पेसिफिक मतलब क्या है कि अनडिस्क्लोज इनकम से आप जो कुछ समझते हैं वो तो है ही। ठीक है, ऑक्सफोर्ड कह रहा है, कोई और कह रहा है, सब कुछ है, उसके अलावा ये इंक्लूड करेगा ये सब चीज़ें भी।
ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें मनी भी हो सकता है, बुलियंस भी हो सकते हैं, ज्वेलरी भी हो सकती है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई एक्सपेंडिचर का कोई बिल हो सकता है, कोई चालान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने किसी को एंट्री दे रखी है, ले रखी है, आपने कुछ और तरीके का रिकॉर्ड रखा, एवरीथिंग इज कंसिडर। कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉपर्टी का पेपर है, कोई ट्रांजेक्शन है, किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको अनडिस्क्लोज मानेंगे। इवन अगर आपने कोई एक्सपेंस, कोई एग्जाम्पशन या कोई डिडक्शन या कोई अलाउंस क्लेम कर रखा है और उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो इससे भी हम अनडिस्क्लोज इनकम ही कंसीडर करते हैं। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन में इसने कुछ नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर डिफाइन किया है वही एक्सप्लेन किया है कि पंचनामा जिस दिन बनेगा, या यहाँ पे जिस दिन रिसीट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एसेट बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, ये जो डेट होगी उस दिन पे ही ये ब्लॉक जो पीरियड है वो क्लोज माना जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है, ये देख लो। जैसे सर्च का केस है, इसका मतलब 132 का है। रिक्विजिशन का केस है, इसका मतलब 132 ए का केस है। ठीक है। अगर आईटी डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है सर्च मिस्टर ए की प्रमाइसिस पे 3 अप्रैल को, ठीक है, और सर्च रहती है 4-5 को, भी लार्ज प्रमाइसिस है, तो फाइनल पंचनामा बनता है 5 अप्रैल। तो यहाँ पे जब हम ब्लॉक पीरियड बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 6 प्रीवियस ईयर, जो कि कहाँ से होंगे, 23-24 तक। ठीक है। और फिर उसमें प्लस करेंगे कहाँ से, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 5 अप्रैल 2024 के बीच का ये जो पीरियड होगा, ये पीरियड को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे एज एन ब्रोकन पीरियड। ठीक है। उसके बाद 132 ए को भी देख लो। पुलिस ने सीज किया मान लो 1 करोड़ रुपया मिस्टर बी से, कब, 10 अगस्त को। ठीक है। इनकम टैक्स इशू करता है रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 132 ए ऑन 12 अगस्त 2024 को, उसको भेज रहा है पुलिस को। पुलिस हैंडओवर करती है असेट कब, 15 अगस्त को। तो यहाँ पे जो ब्लॉक पीरियड होगा उसमें अब जो 6 साल होंगे वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 अगस्त 2024 तक का ब्रोकन पीरियड भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब इसने डिफाइन कर दिया, अब ये कह रहा है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे और अब समझते हैं कि हमने असेसमेंट करनी कैसे है। तो असेसमेंट में मेन मुद्दा क्या है, सबसे पहला ही मुद्दा होता है कि टोटल इनकम कंप्यूट कैसे करनी है। मतलब आप जो अनडिस्क्लोज इनकम है, बिखरी पड़ी है चारों तरफ, ठीक है, यहाँ कोई पंखा लटक रहा है, उस पर गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है, वहाँ टीवी पे गोल्ड की प्लेटिंग हो रखी है, यहाँ चेयर्स गोल्ड प्लेटेड हैं, वहाँ पे चारों तरफ दीवारें जो हैं उनके ऊपर कुछ लगा रखा है, या कहीं आपको कैश मिल गया, या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट मिल गई, कहीं कोई पेपर मिल गया, इस सब को लेकिन आपको असेस कैसे करना है, टोटल इनकम कैसे निकालोगे आप इस सर्च के केस में, तो उसे हैंडल करता है 158 बी ए। तो बी ए से हमारी शुरुआत हो गई। अब हम सारे के सारे लाइन में चलते हैं। तो सबसे ही पहला जो है ना सबसेक्शन, वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब ये क्या है, ओवरराइड कर रहा है। ठीक है। ये कह रहा है इनकम टैक्स को रख दो एक तरफ। ठीक है। अभी तक जब भी हम असेसमेंट की बात करते थे और आपके दिमाग में जो भी सेक्शंस आते थे भूल जाओ उनको। ठीक है। अब से, कब से, 1 सितंबर 2024 से, अगर इस डेट को या इसके बाद किसी भी जगह पे 132 की रेड हुई है या 132 ए में रिक्विजिशन मंगाई गई है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट कैसे होगी, ब्लॉक असेसमेंट में। ठीक है। मतलब मैम दूसरों को सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ क्या अप्लाई होगा, यही अप्लाई होगा। ठीक है। अब ये कहता है जो असेसमेंट और रीअसेसमेंट अगर किसी भी तरीके की चल रही है उस पर्सन के ऊपर, किस पीरियड के लिए, वो जो हमने ब्लॉक पीरियड निकाला था ना 2001-4-2018 से लेकर के और आज की डेट तक, मतलब 20-9-2024 तक, इस पीरियड के बीच में अगर किसी भी ईयर के रिस्पेक्ट में उस एसएससी के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रही है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको हम अबेट कर देंगे, उसको हम क्या कर देंगे, अबेट। और अगर नहीं किया तो डीम टू बी अबेटेड ऑन द वेरी डे। ठीक है। अब ये सिर्फ कहता है कि सिर्फ ये ही नहीं, अगर सिनेरियो ऐसा है जहां ट्रांसफर प्राइसिंग इन्वॉल्व है। ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब ऐसे केसेस हैं जहां पे कि ट्रांसफर प्राइसिंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे सिनेरियो में अगर कोई असेसमेंट रीअसेसमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग में उसकी चल रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फॉर दिस ब्लॉक पीरियड के लिए अबेट।
सब थम जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चलेगा, ब्लॉक असेसमेंट। सब रोक दो, अभी हम ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद बताएंगे इस पर्सन का क्या सीन है। सब रुक जाएगा मैम, हाँ। और रुक जाने का मतलब क्या होता है, मान लो कि कल की डेट में असेसी ने यहाँ पे ऑर्डर रिलीज करना था, वो सारी रिसर्च कर चुका, सारा असेसमेंट हो चुका, आपस के डिस्कशंस हो चुके, एवरीथिंग इज डन, और कल ऑर्डर आना है तो भी वो वहीं होल्ड चला जाएगा। मीन्स मैम वो ऑर्डर रिलीज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। The moment block assessment comes in, everything else, every else provisioning of income tax act stands still। ठीक है, असेसमेंट से रिलेटेड। उसके बाद ये कहता है कि जहाँ पे ऐसे ही सिनेरियो में, मान लो ये तो पागलपंती की ही याद है, मतलब ये भी रुक जाएगा वो भी रुक जाएगा, लेकिन मान लो कि ऐसे में खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं रुक रहा है, उस आदमी की असेसमेंट चल रही है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक और रेड मार देता है। या ऐसे समझ लो, पहले रेड चल रही थी, रेड के ऊपर उसकी ब्लॉक असेसमेंट हो रही थी, और अब अचानक से वो, क्योंकि बेचारा घबराया तो हुआ है, तो अपना पैसा इधर उधर ठिकाने लगाने में लगा हुआ है, अब कहीं पे उसका पैसा पकड़ा जाता है या उसकी कोई चीज़ पकड़ी जाती है, तो क्या इन्वोक हो गया 132A। अब क्या करें, अब उसको रोक दे पहले ब्लॉक असेसमेंट को और नई शुरू कर दे, नहीं। अब यहाँ पे ये बहुत क्लेरिफाई करता है, अगर कोई सब्सिक्वेंट सर्च या 132A एग्जीक्यूट हो जाता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट। अब ब्लॉक असेसमेंट से फाइट नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ इज्जत दी जाएगी, पहले कंप्लीट होगी, और जो दूसरी होगी इसके कंप्लीट होने के बाद वो स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये पहले वाली जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, फर्स्ट सर्च से रिलेटेड ब्लॉक असेसमेंट, देन सेकेंड विल स्टार्ट, ठीक है। ये प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे एक प्रोविजो है, वो प्रोविजो ये कहता है जहाँ पे पीरियड जो है कंप्लीट किया फर्स्ट असेसमेंट का, फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट होगी, लेकिन जो सेकंड वाला असेसमेंट था उसका जो टाइम पीरियड था, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के इसके एग्जाम्पल के लिए हेल्प कर देती हूँ कि आपको असेसमेंट ना 12 महीने के अंदर कंप्लीट करनी होती है, कंपल्शन है, मैंडेट है ये। तो फर्स्ट असेसमेंट मान लो ख़त्म होनी थी 31/12/2025 को, ठीक है, लेकिन सेकंड उसके ऊपर रेड पड़ गई है या फिर 132A एग्जीक्यूट हो गया है ऑन 1 नवंबर 2025। अब इस काम को पूरा करके ही वो इसकी तरफ जाएगा और इसका सेपरेटली पूरा ब्लॉक पीरियड निकाला जाएगा, पूरा प्रोसेस दोबारा से किया जाएगा। ये नहीं कि अरे यार कल तक हम इसी के साथ तो बैठे थे, चल आधी चीज़ों को तो एज्यूम ले लो, नहीं, वो कंप्लीटली रीस्टार्ट होगा और डिफरेंट बिल्कुल एज इट इज़ ही फॉर्मेट से वो भी फॉलो होगा। बट ऐसे सिचुएशन में वो कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट कंप्लीट होते होते दूसरे के लिए 3 महीने से भी कम का पीरियड अगर बच गया, फिर 3 महीने भी पूरे नहीं रहे, 2.5 महीने रह गए, 2 महीने, तो उसे पूरे 3 महीने दिए जाएंगे। मतलब ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया 12 मंथ्स रूल। अब वो 12 महीने जो है वो एक्सटेंड हो गए, लेकिन रीजनिंग क्या है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक ब्लॉक असेसमेंट चल रहा था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से, और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं अगर वो बनाना चाहे, क्योंकि यहाँ डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ एनी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है अंडर दिस चैप्टर और एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट मेड अंडर दिस क्लॉज, ठीक है, अनल्ड इन एन अपील। मान लो कि ये तो अपनी तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो लगा ही हुआ है जो इसने करना है, लेकिन वहाँ से असेसी थोड़ा ना चुप बैठने वाला है, वो भी तो पावरफुल पर्सन होगा। वो अपनी पूरी जिद्दोजहद में लग रहा है कि ये ब्लॉक असेसमेंट को मैं यहीं रुकवा दूँ या इसे बंद करा दूँ, ठीक है। और वो जा रहा है कहाँ, या तो वो अपील में चला गया या फिर किसी भी तरीके की लीगल प्रोसीडिंग में चला गया, रिट पिटीशन डाल दी या वट एवर, हाई किसी भी कोर्ट में चला गया, ITAT में चला गया, कहीं पे भी उसने कुछ भी अप्रोच किया, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर अगर रिजल्ट ये आता है कि ये ब्लॉक असेसमेंट को अनल किया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है कि भाई ये वैलिड ही नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में सारे गड़े मुर्दे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, गड़े मुर्दे का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऊपर हमने अबेट कर रखे थे ना असेसमेंट्स जो उसके ऑलरेडी चल रहे थे उस ब्लॉक पीरियड को लेकर के, वो सारे के सारे दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। किस दिन, मान लो कि जो ऑर्डर आया है कि अब ये अनल्ड है, वो ऑर्डर आया है 31/12/2025 को, तो 31/12/2025 को ही वो बाकी सारे के सारे केस रिवाइव हो जाएंगे। मतलब वो जहाँ छोड़ दिए थे वो वहीं से वापस शुरू हो जाएंगे। वो जो देने वाला था ना AO अपना ऑर्डर, वो ऑर्डर वो फटाफट से दे देगा, ठीक है। सो ऐसे सिनेरियो में अब यहाँ पे प्रोविजो आता है, जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे फटाफट से कुछ रेस्क्यू आता है। प्रोविजो कहता है सच रिवाइवल शेल बी सीज टू हैव इफेक्ट इफ सच ऑर्डर ऑफ एनरोलमेंट इज सेट असाइड। मतलब वो कह रहा है देखो
यहाँ पे जैसे ही किसी हायर अथॉरिटी से उस रेट को इनवैलिड कहा तो फटाफट से सारे के सारे असेसमेंट्स जो पहले चल रहे थे वो सारे के सारे रिवाइव हो गए। लेकिन अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा चुप बैठने वाला है। वो क्या करेगा, वो जाके कहेगा नहीं भाई मैं इससे ऊपर जाऊंगा और लड़ूंगा, मेरा तो ये रेट वैलिड है और ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट होगा, कैसे बच जाएगा। ऐसे सिनेरियो में अगर वापस से इसे यहाँ रिवाइव कर दिया जाता है ब्लॉक असेसमेंट को, तो जो दूसरे असेसमेंट है वो फिर क्या हो जाएंगे, अपडेट। मैम यही चलता रहेगा इनका, यही चलता रहेगा, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अगर एक को एग्जिस्ट करना है तो दूसरे को फिर उतने टाइम के लिए स्लीप मोड में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है, सिक्स्थ जो इसका है ये कह रहा है जो भी, अब मान लो कि आपने कर लिया ये सब कुछ, जो भी आपने किया ये सब आप किस चीज़ से रिलेटेड कर रहे हो, ये कर रहे हो अनडिस्क्लोज्ड इनकम से रिलेटेड, है ना। और किस पीरियड से रिलेटेड कर रहे हो, ये आप कर रहे हो ब्लॉक पीरियड से रिलेटेड। बट उसी साल में जब आप बात कर रहे हो यहाँ पे, है ना, इसी साल में क्या इस डेट के बाद ये जो ब्लॉक पीरियड यहाँ पे है 25/9/2024, इसी पीरियड के अंदर ये जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है कि नॉर्मली भी वो आदमी जो काम कर रहा है उसकी रिटर्न इवेलुएट होगी कि नहीं होगी, यस। और इसी पीरियड के दौरान जो अनडिस्क्लोज है उसको तो टेक केयर कर लिया ब्लॉक असेसमेंट ने, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर इनकम है उसकी, जो वो डिस्क्लोज कर रहा है, जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने बनाए हैं, जिसकी जीएसटी वगैरह सब कुछ वो कर रहा है, उसका क्या होगा बाय दिस टाइम, इस सारे माहौल के अंदर क्या वो सब भी स्टैंड स्टिल पे चले जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे ये सिक्स उसे टेक केयर करता है। वो कहता है कि जो टोटल इनकम अदर देन अनडिस्क्लोज इनकम है ना, उस प्रीवियस ईयर को उसको सेपरेटली असेस किया जाएगा विद द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि जैसे भूल जाओ, उस रेगुलर इनकम के लिए रेगुलर इनकम टैक्स विल अप्लाई। जो भी आपको जब जब करना था, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, वो सारा का सारा आपके नॉर्मल जो भी प्रोविजंस होंगे दैट विल प्रिवेल, ठीक है। अब महारथी, महारथी क्या कहता है कि देखो टोटल इनकम आपने असेस कर ली कि ये सारी की सारी इसकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। अब उस अनडिस्क्लोज इनकम का क्या किया जाएगा, वो कह रहा है जो टोटल इनकम तुमने निकाली इस ब्लॉक पीरियड से रिलेटेड। अब यहाँ पे ना जब हम ब्लॉक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, एक तो हम उसको असेसिंग ऑफिसर को बचा रहे, बार बार नोटिस नहीं भेजना पड़ेगा, बार बार हर चीज़ का हिसाब डिटेल, मतलब उसे हर साल को अलग अलग ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, वो उसे एक बंच की तरह ट्रीट करेगा। तो कह रहा है अगर ये बंच ट्रीट हो रहा है ना, तो जब इसकी टोटल इनकम कंसीडर करोगे वो भी बंच ही ट्रीट होगा। ऐसा नहीं होगा दिस अनडिस्क्लोज इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, दिस बिलोंग्स टू दिस ईयर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारा का सारा किस चीज़ को बिलोंग करेगा, तो टू द इंटायर ब्लॉक। तो वो जितनी भी होगी उस सारे को अनडिस्क्लोज इनकम को हम टोटल ले आएंगे। हम कहेंगे मान लो 60 लाख अनडिस्क्लोज इनकम मिली मुझे, किस ब्लॉक पीरियड से, तो मैंने डाला 18-19 से लेकर के 29/9/2025, है ना। यही निकला था हमारा, ये ब्लॉक पीरियड था। इस ब्लॉक पीरियड की ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम है 60 लाख। तो कह रहा है ये जो मिलेगी ना, इसको अब तुम्हें टैक्स करना है, कैसे, जैसे सेक्शन 113 बोलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैरेक्ट के अंदर ही कुछ जगह पे चीज़ें डाली भी हैं आप लोगों के लिए, थोड़े से एग्जाम्पल, थोड़ी सी क्लैरिटीज, सो दैट दिस विल हेल्प। तो यहाँ पे फ्लैट टैक्स लगेगा क्या, 60% इज लेविड एज पर सेक्शन 113, और इसमें प्लस होगा आपका सरचार्ज और सेस। मैम इसको और कुछ पेनल्टीज या ऐसा कुछ नहीं लगेगा, अरे कैसे छोड़ देंगे, तुम समझो ये जितना पैसा मिला है ना गवर्नमेंट ने से ले लेना, उसको 10-20 रुपए अगर कुछ देने होंगे तो डेफिनेटली वो दे देगी। कुछ एग्जाम्पल्स दिए, इनको फटाफट देख लो, ये जो कुछ भी मैंने पढ़ा है इसी के ऊपर सारा अप्लाई है। सबसे पहले अगर सर्च इनिशिएट हो रही है मान लो 20/9/2024 को, तो ब्लॉक पीरियड कहाँ से शुरू होगा, 18-19 से लेकर के 23-24, और ये एज एन ब्रोकन पीरियड यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। अब ऑनगोइंग अगर कोई रीअसेसमेंट चल रही है, मान लो 147 की चल रही है, तो क्या हो जाएगा, सारे मुझे एक सुर में बोलेंगे अगर सारा सुर, तो इसे अगर मैं अप्लाई करूँ तो वो अबेट हो जाएगी, ठीक है। कब, किस डेट को अबेट हो जाएगी, उसी डेट को अबेट हो जाएगी जिस दिन से ब्लॉक असेसमेंट शुरू हो गई। इसका मतलब 19-20 अब किस में कवर होगा, ब्लॉक असेसमेंट में, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स का जो केस है फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 वो चल रहा था 143.3 में, ऑन गोइंग टिल 15/9/2024 यहाँ तक चल रहा था, ठीक है। एओ ने रेफर कर दिया है टीपीओ को केस, ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए उसने रिव्यू के लिए भेजा कब, 10 अगस्त 2024 को। तो टीपीओ ने पास कर दिया है ऑर्डर सजेस्टिंग कि 1 करोड़ का टीपीए एडजस्टमेंट करना होगा, कब किया, 5/9/2024 को। तो सर्च इनिशिएट कब होगी मिस्टर एक्स के अगेंस्ट अंडर 132, 20/9/2024
2024। सो ये यहाँ पे एंटायर असेसमेंट फॉर 21-22 इंक्लूडिंग जो टीपीओ ने रेफरेंस दिए ना, ये सब स्टैंड स्टिल हो जाएगा। अरे भाई कौन है तू, हम नहीं जानते तुझे, साइड बैठो, ठीक है। AO विल नाउ असेस द एंटायर ब्लॉक इनकम इंक्लूडिंग टीपी एस्पेक्ट अंडर दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? 14B, ठीक है। अब इसमें होगा, हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। जो सीक्वेंशियल रिसर्च, जो सर्च मैंने आपको बताई थी एक के बाद, तो मान लो फर्स्ट सर्च हुई इसकी हुई है 10/10/2024 को। असेसमेंट जो होगी वो पेंडिंग फॉर दिस सर्च इज ड्यू बाय 30/10/2025, 12 महीने का पीरियड होता है, ठीक है। सेकेंड सर्च इनिशिएट हो गई 15/9/2025। अब ये देखो, ये इसके कंप्लीशन से पहले ही इनिशिएट हो गई है ना, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो अब ये बेचारा क्या करेगा, फर्स्ट असेसमेंट कंप्लीट होनी चाहिए थी 25/10/2025 को, ठीक है। टाइम लेफ्ट फॉर सेकेंड असेसमेंट से ओनली 1 महीना, यहाँ पे ये मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल ले रही हूँ, 1 ही महीना बचा है, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, लॉ विल एक्सटेंड इट टू 3 मंथ्स। उसको न्यू डेडलाइन जो मिलेगी वो 3 मंथ्स एडिशनल ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर सर्च होती है मिस्टर वाई पे 20/9/2024 को, उसका ब्लॉक असेसमेंट जो होगा वो कंप्लीट कब हो जाना चाहिए, 20/10/2025, 12 महीने के अंदर, ठीक है। असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 में रीअसेसमेंट अबेट हो गई, ठीक है, इसकी वजह से। अब ITAT ने अनल कर दिया क्या, ब्लॉक असेसमेंट को, कब, 1/1/2026। तो यहाँ पे PCIT जो होगा वो अनलमेंट ऑर्डर उसे लिखा मिला है कब, 10/1/2026। तो किस दिन हुआ और किस दिन उसे ऑर्डर रिसीव हुआ। तो रेगुलर असेसमेंट जो चल रही थी वो किस कब से रिवाइव हो जाएंगी, जिस दिन ऑर्डर मिला है, ठीक उसी दिन से, क्योंकि मुझे तो कंफर्मेशन उसी दिन होगी ना। अभी कुछ भी होता रहे कि यहाँ पे ब्लॉक कर दिया सो ऑन, बट ऑर्डर की डेट को ही हम हमेशा फाइनल समझते हैं। तो इस दिन क्या हो जाएगा, हमारी वो जो गड़े मुर्दे थे वापस खड़े हो जाएंगे, पुरानी सारी असेसमेंट्स खड़ी हो जाएंगी। तो ये रीइनिशिएट कर सकता है 147, 143, ठीक है। इफ लेटर ITAT अनलमेंट इज रिवर्स्ड बाय हाई कोर्ट, तो रिवाइव्ड असेसमेंट जो थी वो फिर से सीज कर जाएंगे, फिर से डेड हो जाएंगे, ठीक है। आई होप दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर फॉर्म, ठीक है। अब आ जाती है बात 158BC। तो यहाँ पे ना बात कर रहा है प्रोसीजर की। ये हमने अब ये तो बात कर ली कि किस टोटल इनकम को हम कंसीडर कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, लेकिन इसके स्टेप्स क्या हैं, ब्लॉक असेसमेंट को पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो यहाँ पे मेजरली 3 स्टेप्स में ही इसे डिफाइन कर दिया गया। बस मैम, अरे कुछ भी नहीं है, और ये 3 स्टेप्स भी कुछ नहीं है, नया नया सा बनाया ना सेक्शन, अभी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा उधेड़ बुन होगी, तब जा कर के ये कुछ सशक्त सा सेक्शन तैयार होगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर में क्या बोलता है, जहाँ पे भी सर्च इनिशिएट हुई है 132 या 132A में, ठीक है, तो उस केस में हर पर्सन, उसके पास क्या है, इसको यहाँ पे 60 दिन का मैक्सिमम, 60 दिन का नोटिस देगा AO कि भाई मुझे ऐसे ऐसे तेरे सब मिला है तेरे घर पे, या ऐसे ऐसे तेरे ट्रक में से सामान मिला है, आ और रिटर्न भर दे, ठीक है। उसको ये बिल्कुल शराफत से बोला जाएगा पहले कि हम ये मान ही नहीं रहे कि तुमने कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है। अब तुम आओ और अपनी रिटर्न फाइल कर दो। उसके लिए उसे कितना टाइम दिया है, 60 दिन का, ठीक है। लेकिन ये आउटर मोस्ट है, AO को पर्सनल खुंदस है तो वो 10 दिन भी दे सकता है, ठीक है, वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे है 60 डेज से। लेकिन मान लो उसका कोई फेवरेट पर्सन है तो वो एक्सटेंड नहीं कर सकता 60 दिन से, 60 दिन यहाँ पे मैक्सिमम होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। बट प्रोविजो क्या कहता है, ये रिटर्न को मैं सेक्शन 139 की रिटर्न मानूंगा। मैंने कहा वाह वेरी गुड। तो उसने कहा और साथ में सिर्फ यही नहीं, लेकिन अगर उसने गलती से भी उस रिटर्न को उस 60 दिन में, या जो मैंने नोटिस भेजा है उसमें जो मैंने टाइम स्टिपुलेट किया उसके बीच में नहीं भरा, तो उस केस में मैं उसको 139 का अधिकार नहीं दूंगा, दूसरा प्रोविजो। तीसरा कहता है कि कोई भी नोटिस 148 का नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ब्लॉक असेसमेंट है ना, स्पेशल चैप्टर है, सब कुछ तो स्पेशल हो रहा है, तो रेगुलर जो फॉर्मेट है उसको मैं फॉलो नहीं करने वाला है। जिसने रिटर्न फर्निश की है इसको इसके बाद, इस सब कांड के बाद यहाँ रिवीजन का अधिकार नहीं है। मतलब 139 तो मान लूंगा, लेकिन रिवीजन का राइट मैं उसे नहीं देता। मतलब सोच समझ के होश में भर भाई अपनी रिटर्न। और वो रिटर्न वो ऐसे नहीं है कि जो मैंने इनकम भेजी है वो उन 6 ब्लॉक पीरियड से बिलोंग करती है, वो सारी की सारी रिटर्न बुक्स जो जो उससे डिमांड की जाएगी, ही हैज़ टू डू ऑल दैट, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, मान लो रिटर्न जो फाइल करनी थी ब्लॉक पीरियड के हिसाब से 6 प्रीवियस ईयर की प्लस ब्रोकन पीरियड की, तो इसमें उसको टोटल इनकम अनडिस्क्लोज इनकम फॉर एंटायर ब्लॉक पीरियड बताना होगा। हम उसे एक मौका देते हैं कि जा
तू खुद एक्सप्लेन कर दे ये क्या है, तो फिर हम तुझे बख्श देंगे। अब यहाँ पे जो हम मैक्सिमम टाइम है वही ले लेते हैं, मान लो हमने 60 दिन का ही टाइम दिया था। अब यहाँ पे बी देखो, बी कहता है असेसिंग ऑफिसर शेल प्रोसीड टू डिटरमाइन द टोटल इनकम। अब वो जब उसने उसको दे दिया 60 दिन का मौका, है ना, आ जा भाई मुझे डिटेल दे दे, अब उसने नहीं दिया, तो अब एओ क्या करता है, वो टोटल इनकम उसकी कंप्यूट करने लग जाता है। या फिर मान लो उसने दे दी सारी की सारी डिटेल, तो अब एओ यहाँ पे इनिशिएट करता है अपना असेसमेंट। असेसमेंट इनिशिएट करते वक्त उसको ये पावर दी गई है यहाँ पे, और ये 158 डबल बी जो है सेक्शन, जिसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है क्योंकि ये बेसिकली कंप्राइज करता है रूल्स, ये सब बताता है कौन कौन सी इनकम्स को हम अनडिस्क्लोज मानेंगे, किसको डिस्क्लोज मानेंगे, किसको आप इस टाइम सर्च के टाइम पे किसको इंक्लूड कर सकते हो, किसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इसके रूल के तहत ही आपको ब्लॉक असेसमेंट चलना पड़ेगा, रेट चलनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहता है वाइल डूइंग दिस टोटल इनकम असेसमेंट, तो आप यहाँ पे इन सारे सेक्शंस का सहारा ले सकते हो। कौन कौन से, 142 का सहारा ले सकते हो, 143 का सहारा ले सकते हो, 144, 145, 145A, 145B। मैम अभी तो इसने कहा कि मैं नॉर्मल जो भी आपके और अदर प्रोविजंस उनको नहीं मानता, हाँ, लेकिन खुद ही यहाँ आके कह रहा है इनका सहारा ले लो, कुछ नहीं जाता, है ना। ऑफिसर जब भी किसी एसएससी के साथ कम्युनिकेट करता है तो जो उसकी पावर्स हैं, वो बुक मंगा सकता है, वो कोई रिकॉर्ड्स मंगा सकता है, वो बेस्ट जजमेंट कर सकता है, या फिर जो भी चीज़ें वो कर सकता है इन सेक्शंस की पावर इस्तेमाल करते हुए, वो यहाँ दोबारा ना लिखनी पड़े, तो उसने यहाँ कह दिया इन सेक्शंस को आप यहाँ यूज़ कर सकते हो वाइल परफॉर्मिंग दैट डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आपको जो ठीक लगे, आपको जो बुक्स मंगानी है, आपको कोई नोटिस भेजना है, आपको बेस्ट जजमेंट करनी है टू रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर इनकम, तो वो सारों का सहारा लेकर के आप 158 डबल बी एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। मान लो मिस्टर आर का सर्च चल रहा था 12 सितंबर 2024 को, ठीक है। ब्लॉक रिटर्न फाइल्ड फॉर्म 2B कवरिंग, ठीक है, असेसमेंट ईयर 18-19 से लेकर के 24 प्लस ब्रोकन पीरियड, ठीक है। यहाँ उसके पास कैश मिलता है 40 लाख का, और कुछ लूज पेपर्स मिलते हैं बोगस, जो एक्सपेंसेस वगैरह से रिलेटेड दिखा रहे हैं, किसने कहीं पे कुछ बोगस एक्सपेंसेस वगैरह भी करा रखे हैं। सो एओ इशू करता है 143(2) का नोटिस और आस्क करता है एक्सप्लेनेशंस, बताओ भाई ये सब क्या है, ठीक है। एसएससी डज नॉट रिस्पॉन्ड, तो एओ जो है प्रोसीड कर देता है 144। वो कहता है अच्छा तू नहीं बताएगा तो मेरे को जो समझ आ रहा है वो मैं मान के इसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो इस तरीके से वो पावर अपनी इन सेक्शंस की यहाँ इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, असेसिंग ऑफिसर जो है जब वो टोटल इनकम को डिटरमाइन कर रहा होगा फॉर दिस ब्लॉक पीरियड, ठीक है, इस चैप्टर के हिसाब से, तो वो पास करेगा ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और डिटरमाइन करेगा टैक्स पेबल बाय हिम ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट, ठीक है। जो भी उसने निकाला उसी के बेसिस पे कंप्यूट करके वो उसकी इनकम निकालेगा और उसके बेसिस पे टैक्स कंप्यूट करवाएगा। अब ये कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द प्रोविजन ऑफ 144C शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑर्डर, और ऐसा करते वक्त 144C अप्लाई नहीं करेगा। 144C क्यों नहीं अप्लाई कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग में जो रेगुलर केसेस है उसके लिए 144C के बेनिफिट्स दिए हुए थे, लेकिन ये केस क्या नॉर्मल केस है, नहीं, ये यहाँ पे नॉर्मल केस नहीं है, तो यहाँ पे DRP का बेनिफिट इसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट इज मेड इन परसुएंस ऑफ 158BD, 158BD के तहत अगर यहाँ पे कोई असेसमेंट या रीअसेसमेंट हुई है, 158BD क्या है, छोटा सा सेक्शन है, साथ ही देख लेते हैं। 158BD बात करता है अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन, मतलब मान लो कि मिस्टर एक्स के घर पे रेड पड़ी और वहाँ पे मैंने उनका लॉकर खुलवाया और लॉकर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले, वो बिलोंग करते थे मिस्टर वाई को। अब मिस्टर वाई जो है उससे रिलेटेड इन्होंने सारा डाटा इकट्ठा किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और डाटा का मतलब ये नहीं होता इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया सुनी सुनाई बातें, नहीं, सारा रिटन डॉक्यूमेंट उसने सारा अरेंज कर लिया। तो अब वो मिस्टर वाई को भी यहाँ पे सेम तरीके से जो मिस्टर एक्स के साथ चल रहा था वही अब वो मिस्टर वाई के साथ भी होगा। सो यहाँ पे अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इज दिस मिस्टर वाई। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ एक पर्सन की रेट पड़ रही है और उससे रिलेटेड अगर इनकम डिटर्मिनेशन चल रही है और उसमें कोई दूसरे की डिटेल भी मिल जाती है, सो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट इसके तहत होगा उस मिस्टर वाई का, तो जो ब्लॉक पीरियड फॉर सच असेसमेंट आपने 132A में जो अप्लाई किया है टू मिस्टर एक्स वही अप्लाई होगा एज इट इज टू मिस्टर वाई।
कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने छोटी सी एक एग्जांपल रखी है आप लोगों को क्लैरिटी के लिए। मान लो सर्च कंडक्ट होता है मिस्टर ए का 10/10/2024 को, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू मिस्टर बी, जो एक बिल्डर थे वो मिल जाते हैं उनके घर पे, और ए और रिकॉर्ड सेटिस्फाई कर देता है, वो इशू करता है 158 BD का नोटिस टू मिस्टर बी। कहेगा कि भाई हम करने तो आए थे मिस्टर ए के यहाँ रेड, बट खाता तुम्हारा खुल गया। ठीक है, तो तुम भी पहुंचो। एओ मस्ट असेस मिस्टर बीज इनकम अंडर द सेम ब्लॉक पीरियड एज मिस्टर ए, उसका जितने सालों का नपेगा इसका भी उतने ही सालों का नपने वाला है। तो असेसमेंट ईयर 89 से ये और प्लस दिस एज एन ब्रोकन पीरियड, ये उसका असेस होगा। इवन इफ मिस्टर बी इज अ फॉरेन कंपनी, DRP अंडर सेक्शन 144C इज नॉट अवेलेबल फॉर हिज ब्लॉक असेसमेंट, क्योंकि ये जेन्युइन केस है ही नहीं। 144C सिर्फ जेन्युइन केसेस के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, नाउ एसेट सीज करता है अगर 132 में, 132A में, है ना, क्या कर रहा है वो, शुरुआत वाले केस में जब हम बात करें तो उसने सर्च किया और उसको जो कुछ भी मिला वो उठा के ले गया अपने साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दूसरे केस में ट्रक में पैसा मिला था तो पुलिस ले गई थी, और पुलिस से फिर किसके पास आ गया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अब ये एसेट जो है, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में है, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में है, किसकी कस्टडी में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। कब तक रहेगी भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या कोई राइट है उन सब चीज़ों के ऊपर? तो जब तक भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे असेसमेंट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यही नहीं पता ये है कि नहीं से बिलोंग करती है, नहीं करती है, और फिर इसमें कितना कुछ जो है अनडिस्क्लोज मिलेगा, कितना डिस्क्लोज मिलेगा। तो ये वाला पीरियड तो ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको वो पैसा रिफंड या फिर जो भी असेट्स उसकी उसमें है, कस्टडी में है, वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। और क्या ये रिलीज़ वो कभी भी कर दे, मतलब अरे यार टाइम नहीं मिल रहा, थोड़े दिन बाद बात करेंगे, मुझे कहीं और भी रेड मारने जानी है, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं चलने वाला है। यहाँ पे भी टाइम लिमिट काम करेगी, क्योंकि अगर आप हर जगह एसएससी को इतना फंसा रहे हो तो एसएससी कहेगा बेटा मेरा जो ये ब्लॉक असेसमेंट तुम कर रहे थे ना, ये तो कुछ नहीं आया, कुछ नहीं निकला, सब कुछ तो एक्सप्लेन्ड मनी था, दो मेरा मनी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 10 दिन बाद आना ना। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ना 120 दिन के अंदर उसको वो रिफंड या रिलीज करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 0.5% पर मंथ से उसे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये कौन बोलता है, सेक्शन 132B। ठीक है, इसको अप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि 3 ही मोटे मोटे बिंदु हैं जिनको हमें यहाँ पे प्रोसीजर के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है, ये सब जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, दूसरा क्या है, 143 2 और 3 को डेफिनेटली वो यूज़ कर सकता है जब वो टोटल इनकम को एसेस कर रहा हो, लेकिन 143 1 के बारे में वहाँ जिक्र नहीं था, तो क्या ये एग्जीक्यूट कर पाएगा, नहीं। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर बिफोर इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर दिस शेल टेक प्रायर अप्रूवल। ऐसे थोड़ा ना है कि उसको किसी को भी नोटिस भेजना है तो मुंह उठाया और चल दिया, नहीं। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर, एज द केस में भी। एज द केस में भी का मतलब क्या हुआ, जिससे तुम्हारी अच्छी बनती हो उसकी हेल्प ले लो, नहीं। जो भी उसका इमीडिएट बॉस है, ठीक है, इमीडिएट बॉस है और जिसके अंडर वो काम कर रहा है, उसकी परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, इनमें से वो जो भी रैंक पे पर्सन है वो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सारा का सारा कि ठीक है क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करने। तो टाइम लिमिट क्या है फॉर कंप्लीशन ऑफ ब्लॉक असेसमेंट। तो पहला ही सेक्शन कहता है कि भाई देखो 153 जो सेक्शन है ना, जो टाइम लिमिट की बात करता था जब हम रेगुलर असेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे मैं उसके साथ कोई राय नहीं रखता, मतलब कि उसे तो मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है अगर आप देखो तो ये ज़िद्दी बच्चा है, ब्लॉक असेसमेंट जो चैप्टर है ना, ये वो ज़िद्दी बच्चा है जो ये कहता है कि ये सब करते हैं, ये तो मैं नहीं करूँगा, मैं इसके बाद ही कुछ करूँगा। ठीक है, सो 153 को ये नहीं मान रहा और ये कह रहा है मैं अपना टाइम खुद बताऊँगा। तो इसने क्या बताया कि आपको 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन जो हुआ, ठीक है, वो कौन सी डेट्स थी, जिस दिन भी आपका ब्रोकन पीरियड का टाइम भी खत्म हो जाता है, मतलब आपका जो ब्लॉक पीरियड है उस ब्लॉक पीरियड के इमीडिएट बाद से आपके पास 12 महीने हैं। इस 12 महीने के अंदर आपको क्या करना होगा, अपना ये ब्लॉक असेसमेंट खत्म होना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ फिर प्रोविजो की बात आती है। प्रोविजो कहता है कि यहाँ पे अगर कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे कि बात हो रही है
92 CA की, तो उस सारे सिनेरियो को हम इस 12 महीने को एक्सटेंड कर सकते हैं टू एन मैक्स ऑफ 12 महीने अगेन। और यहाँ तो स्पेशली इसने जब 92 CA की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली ही कह दिया है कि 12 महीने और हम ग्रांट कर सकते हैं, बट दैट विल डिपेंड कि सामने से हमारे पास जो भी हमने डाटा मांगा है वो कितने टाइम में आ रहा है। मैक्सिमम बार इज 12 मंथ्स, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस 12 मंथ्स हो सकते हैं, बट अदर देन दीज केसेस सिर्फ और सिर्फ 12 महीने के अंदर ही आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो 132 और 132A दोनों बता रही हूँ। अगर यहाँ पे जो आपका ड्रॉ होती है जो एनुअल सर्च रिपोर्ट वो 10 अक्टूबर 2024 को हो रही है, तो अब आपको वो कब तक करना है ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट? 31 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। 132A में अगर आपको रिसीव हो रहा है 18 नवंबर को, तो आपको कब तक कंप्लीट कर देना है? 30 नवंबर 2025 तक, ठीक है। मैम ये 10 है, ये 31 है, ये 18 है, ये 30 है, तो 12 महीने नहीं हुए ना, यहाँ कुछ दिन एडिशनल जा रहे हैं। उसकी कहानी भी मैं सुना रही हूँ आप लोगों को कि वहाँ पे भी क्या एक छोटा सा पेज है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करेंगे अंडर सब सेक्शन 1, ठीक है, यहाँ पे जो हम यहाँ काउंट कर रहे हैं तो ये एक्सीड नहीं करेगा 180 डेज, 180 दिन, commencing from the date on which a search is initiated under this और requisition is this। तो यहाँ पे जो भी कहानी इसने सुनाई है मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी। इस एक प्रोविजो को देख लेते हैं। ये ही प्रोविजो है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपको याद रखना है। इनकम टैक्स में हमने राउंडिंग ऑफ देखी है टैक्सेशन की, बट मंथ्स की राउंडिंग ऑफ, ठीक है। सो ये मंथ की भी कहता है कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि जब आप 12 मंथ कंप्लीट कर रहे हो और वो मिड ऑफ द मंथ में जाकर के एंड कर रहा है, जैसे कि यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं 12 मंथ्स करती तो पूरा तो 10 अक्टूबर 2025 आता है ना। तो कह रहा है मिड ऑफ द मंथ है क्या अक्टूबर के? यस, 10 मिड ऑफ द मंथ। यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे भी क्या होता? 18 नवंबर, तो क्या मिड ऑफ द मंथ है? तो कह रहा है ऐसे सिनेरियोज में आपको उसे एक्सटेंड करना होगा टू द एंड ऑफ सच मंथ। इसलिए मैंने यहाँ पे जो डेट्स लिखी हैं दैट इज द एंड ऑफ द दैट मंथ, कि आप वो पूरा महीना ही कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल इसको पर्टिकुलरली समझने के लिए कि ये क्या कह रहा है 180 डेज के लिए, ठीक है। ये कह रहा है सर्च इनिशिएट हुई मिस्टर एक्स पे मान लो 1 अक्टूबर 2024 को। अब एसेट जो हैंड ओवर हो रही है जुडिक्शन असेसिंग ऑफिसर को वो 15 जनवरी 2025 को हुई है, देख रहे हो, है ना। तो इसके बीच में कितना पीरियड लग गया? 106 दिन। तो 106 दिन क्या ये बेचारा असेसिंग ऑफिसर कुछ काम कर पाया है? नहीं। सो इस सिनेरियो में जो लिमिट है वो एक्सक्लूजन की कितनी होगी? पूरे 106 दिन, क्योंकि ये 180 दिन कम, 180 दिन से कम है। मान लो यहाँ 180 दिन से ज़्यादा लग जाता तो यहाँ कैप लगाई गई है कि यहाँ मैक्सिमम जो हो सकता है दैट वुड बी 180 डेज ओनली, ठीक है। सो ब्लॉक ऑर्डर ड्यू नॉर्मली कब था? 31 अक्टूबर 2025 को, है ना, क्योंकि ये एक था इससे 12 महीने, लेकिन 12 महीने होता 1 अक्टूबर, क्या मिड का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल 14-15 ही हो, क्या उस महीने के बीच की किसी तारीख की बात हो रही है? तो हमको उसको ले जाना है कहाँ है? 31 अक्टूबर 2025 को। तो इसमें अब हमें एक्सटेंशन मिल जाएगा इन 106 दिन का भी, और अब हमारी जो डेट होगी ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट करने की वो क्या होगी? 15 फरवरी 2026, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट रीअसेसमेंट, जो हम 158 BD की बात कर रहे थे, मतलब हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो जो मिस्टर बी जो साथ साथ आए थे, जिनके खाते खुल गए थे क्योंकि मिस्टर ए के घर पे रेड पड़ी थी और उनके घर पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रख रखे थे, तो वो मिस्टर बी के लिए कह रहा है कि भाई उनके केस में भी सेम ही चलेगा। हाँ, अलग से मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दो इसने अलग से कहा है कि जब भी ये कंप्लीट होगा ये भी 12 महीने होंगे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर 158 BC इन परसुएंस ऑफ 158 BD वाज इशूड टू सच अदर पर्सन। तो उसका टाइम पीरियड भी क्या है? 12 महीने ही है। अब यहाँ प्रोविजो क्या कह रहा है? प्रोविजो ये कह रहा है कि जब 92 CA की बात होगी ना, जब हम कोई भी रेफरेंस यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ पे हम इसे एक्सटेंड करेंगे टू अनदर 12 मंथ, ठीक है। यही एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, छोटा सा आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। मिस्टर ए जो है ये 1 अक्टूबर 2024 को इनके यहाँ सर्च हुई,
एविडेंस फाइंड हुए मिस्टर बी के लिए और इनके ऊपर बीडी इन्वोक किया गया कब? 15 दिसंबर 2024 को। अब 158 बीसी में मिस्टर बी को नोटिस चला कब गया? 5 जनवरी 2025। नॉर्मल असेसमेंट कब होनी चाहिए थी? 31 जनवरी 2026, क्योंकि 5 जनवरी 2026 को होनी चाहिए थी, बट मंथ हम कंप्लीट करते, है ना, तो इसे कंप्लीट करते तो 31 जनवरी 2026। अब रेफरेंस मेड कर दी गई है टीपीओ को अंडर सेक्शन 92 सीए, ठीक है, कि भाई बताओ इसका क्या कुछ करना है, और वो रेफरेंस कब की गई है? 20 जुलाई 2025 को। अब न्यू असेसमेंट की जो डेडलाइन होगी विद टीपी वो क्या होगी? 31 जनवरी 2027, ठीक है। तो ये जो भी टाइम पीरियड वहाँ कंज्यूम हुआ उस टाइम पीरियड में हम इसे क्या इंक्लूड कर देंगे? यहाँ से ये हो जाएगा 31 जनवरी 2026, लेकिन क्योंकि यहाँ टीपी इन्वॉल्व है सो इसको 12 महीने का एक्सटेंशन और मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 31 जनवरी 2027। क्लियर है? ठीक है, पिछले वाला पॉइंट भी इससे क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, वो कहता है जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन की बात करते हैं ना, कि आपको इतने ही पीरियड में कंप्लीट करना होगा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये सारी बखियां उधेड़ डालेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंटली और बहुत ध्यान से सुनना, जब हम कंप्यूट करते हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, सो हमें किस किस पीरियड को एक्सक्लूड करना है, मतलब 12 महीने तो कह दिए, लेकिन ये 12 महीने में जो ये दिन यूटिलाइज होंगे, जो ये दिन वेस्ट होंगे, इन दिनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये कौन कौन से दिन हैं जिनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। ऑफ कोर्स सी बात है, एक चीज़ अपने दिमाग में रखो, ये जेन्युइन डेज ही होंगे जहाँ बेचारा डिपार्टमेंट या एसएससी मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, बट जेन्युइनली डिले हो रहा है। तो सबसे पहले द पीरियड ड्यूरिंग विच द असेसमेंट प्रोसीडिंग इज स्टेट। मान लो किसी भी वजह से मेरे पे अगर रेड डाली गई है और मैं चली गई हूँ यहाँ पे कोर्ट में, और मैंने उसे कहा कि भाई इस सिचुएशन को फ़िलहाल के लिए स्टे में डालो, सो दैट कि आई विल आंसर, आई विल प्रोवाइड डिटेल्स एंड सो, तो वो जितना टाइम पीरियड के लिए स्टे रहेगा, क्या उतने टाइम पीरियड को उस 12 महीने में काउंट करूँ? पता चले पूरा 12 महीने तो स्टे ही रहा, तो फिर अब क्या, ब्लॉक असेसमेंट खत्म। तो ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत स्मार्ट लोग हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो स्टे का पीरियड है ना, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं इन 12 महीनों में से। जैसे कि मान लो नोटिस अंडर 158 बीसी जो इशू किया गया वो 1 अक्टूबर 2024 को किया गया, ठीक है। मिस्टर जेड जो है वो फाइल कर देता है रिट पिटीशन टू हाई कोर्ट, और उसको स्टे मिल जाता है 10 जनवरी 2024 को। स्टे रहता है स्टिल 10 मई 2025। तो ये जो पीरियड है इसमें तो वो बेचारा असेसिंग ऑफिसर कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक है। और ये पीरियड कितना है? 120 दिन, तो ऐसा भी नहीं है बहुत नेग्लेजिबल है। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल जो डेट थी जिस दिन की उसको अपना ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट करना था वो था 31 अक्टूबर 2025। क्या यही रखें? द आंसर इज नो। अब हम इसे एक्सटेंड करके इसके अंदर क्या जोड़ देंगे? वो 20 दिन, 120 दिन। तो अब जो न्यू डेट आएगी वो क्या आएगी? 28 फरवरी 2026, ठीक है। क्या फेयर है? यस, कर लो, तुम कुछ भी कर लो। तो ऐसे ही अब सारे सिचुएशन में हम एक्सेप्शंस देखने वाले हैं कि 12 महीने एज आँख मूंद के 12 महीने हमको कैलकुलेट नहीं करने, किन किन को हमें एक्सेप्शन देना। और इसका एकमात्र जो आप लोगों को रूल याद रखना है वो है सारे जेन्युइन केसेस है। पहला स्टे का केस था, दूसरा केस 90A और सेक्शन 90। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे सब सिनेरियो के अंदर हम लोगों को जो चीज़ को कंसीडर करना है वो है 1 साल, ठीक है, या फिर एक्चुअल टाइम पीरियड टेकन बाय सच एजेंसीज विच एवर इज लेस, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस 12 महीने के पीरियड में से। आपका थर्ड केस है वो है सेक्शन 129 का। सेक्शन 129 क्या है? जब आपका असेसिंग ऑफिसर बदल जाता है, ठीक है। मान लो पोस्टिंग हो रही है किसी की, किसी को आपने काफ़ी सारे सीन्स में देखा होगा, मूवीज़ में, रियलिटी में तो ऐसा होता नहीं है, मूवीज़ में ही देखा होगा आपने कि कोई केस चल रहा है और जो भी ऑफिसर उस केस को डील कर रहा है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है ना, तो फिर नया ऑफिसर आता है। तो ऐसे ही जो नया ऑफिसर आएगा तो उसे डील करता है सेक्शन 129। वो कहता है कि वो जो नया ऑफिसर है वो इमीडिएट कैसे उस सारे के सारे पेपर वर्क को, सब चीज़ों को एकदम से समझ जाएगा, है ना। उसको रिपोर्टिंग लेनी पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंट्रोल में लेने पड़ेंगे, और उसमें कुछ टाइम भी जाएगा। तो वो जो भी टाइम जाएगा ना उसको हम एक्सक्लूड करेंगे 12 महीने में से। और मैम अगर मान लो एक 12 महीने के अंदर एओ बदलता ही रहे,
तो ऐसे सिनेरियोज के लिए है ये। तो वो कह रहा है वो टाइम पीरियड को जो हम क्या करेंगे यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। अब बात करता है कि अगर किसी वजह से मान लो मेरे को जो कुछ भी मिला है डाटा, आई एम एन असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, और मेरा लेवल कुछ भी हो सकता है, मैं कमिश्नर तक भी हो सकता हूँ, जो भी हूँ, ठीक है। लेकिन अब इस सिचुएशन में जो चीज़ें मेरे को वहाँ से बरामद हुई हैं, मान लो मुझे वहाँ से कोई प्रॉपर्टी मिली है लेकिन वो दुबई की प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मुझे वहाँ से कुछ बुलियंस मिले हैं, मुझे वहाँ से स्टॉक्स मिले हैं, मुझे वहाँ से क्रिप्टो करेंसी मिल गई है, या ऐसी चीज़ें मिल गई हैं जिसका इवेल्युएशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली करना, तो उस सब सिनेरियो में, या फिर मुझे वहाँ अकाउंट्स मिले हैं लेकिन वो इतने लेंदी या इतने कन्फ्यूजन या फिर इतने ज़्यादा टेक्निकल हैं कि मेरे लिए वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी सब सिचुएशंस में बाहर से एजेंसीज को हायर किया जाता है, ठीक है। अकाउंट्स चेक करने के लिए आप अकाउंट्स ऑडिट्स को हायर करते हो, या इवैल्यूएशंस के लिए आप वैल्यूएशन अथॉरिटीज़ को इन्वॉल्व करते हो, ठीक है। तो ये जो उनसे भी अथॉरिटीज़ हैं, ये उस काम को करने के लिए टाइम लेती हैं डेफिनेट। तो आपने जिस दिन इनको काम हैंड ओवर किया, से जिस दिन इन्होंने आपको रिप्लाई बैक फाइनल करके दे दिया, वो जो टाइम पीरियड होगा उसको भी हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी यही बात कह रहा है कि किस दिन से किस दिन के बीच का वो पीरियड हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, एओ ने ऑर्डर किया है ऑडिट अंडर सेक्शन 142A 1 जनवरी 2025 को, ऑडिट रिपोर्ट आई है 1 मार्च 2025 को। तो इस पीरियड के अंदर तो बेसिकली उसने कोई असेसमेंट किया नहीं है, तो जो भी उसका नॉर्मल टाइम पीरियड है ब्लॉक असेसमेंट का, उसके अंदर हम ये 60 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम वो सारे सिनेरियोज में जहाँ की प्रॉपर्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है और हमें किसी वैल्यूएशन ऑफिसर को ही इधर लेकर के आना। तो ऐसे सिनेरियो में भी हमें यहाँ क्या करना होगा, जो भी टाइम पीरियड उसने लिया है उस टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे कि 1023B 1023A उस सब में असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑर्डर की वेट करेगा कि ये सब अप्रूवल्स विड्रॉ हो जाएं, ठीक है, या एग्जम्पशंस विड्रॉ हो जाएं। ये डिसअप्रूवल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नहीं होते, स्पेसिफिकली सेक्शन 10 वाले, है ना। तो यहाँ पे ये जो असेसिंग ऑफिसर है, इसको जितना भी टाइम देना पड़ा ना इस सारे प्रोसेस के लिए, उसे भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं इस 12 मंथ के पीरियड से। नेक्स्ट 1023C द 12AB, तो ये इस तरीके की जितने भी चैरिटेबल एंगल्स है ना, तो इनका यहाँ पे जो भी डिसअप्रूवल्स या फिर जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसको हमें प्रॉपर उसकी जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलती तब तक हम आगे अपने ब्लॉक असेसमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकते। तो उस सारे सिनेरियो के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और ये जितना भी पीरियड होगा उस पीरियड को हम एक्सक्लूड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लो, बहुत अच्छे समझ आएगा। एओ को सस्पेक्ट हुआ कि ट्रस्ट जो है ना ये मिसयूज कर रहा है अपने फंड्स को 1 फरवरी 2025 को। तो इसने क्या किया, रेफरेंस किया पीसीआईटी को अंडर सेक्शन 143(3) सेकेंड प्रोविजन को इन्वोक करते हुए 10 फरवरी 2025 को। तो अब पीसीआईटी ने कैंसिल कर दिया है अप्रूवल 1023C का, और उसको ऑर्डर भेजा है किस डेट को, 20 जनवरी 2025 को। तो एओ को रिसीव होता है ऑर्डर 25 जनवरी 2025 को। इस तरीके के आपको ना एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और नॉर्मल क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को ये सारी बकवास के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पे एओ को ऑर्डर किस दिन रिसीव हुआ है, 25 जनवरी को, और किस दिन था जिस दिन उसको वो पहला दिन जब उसको शक पड़ा था वो था 1 फरवरी का। लेकिन उसने पीसीआईटी को कब भेजा, मतलब डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट कब गया, वो तो कह देगा मुझे तो 10 दिन पहले शक हो गया, तो हम वहाँ से डेट इंक्लूड नहीं करेंगे, हम पेपर वर्क पे काम करेंगे। तो ये कब होगा, 10 फरवरी। तो 10 फरवरी से लेकर के 25 जनवरी तक का ये जो पीरियड होगा 135 डेज का, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। मतलब जो आपके 12 महीने हैं उस 12 महीने के अंदर ये 135 दिन और जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये आप यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 पॉइंट, क्योंकि ये जो है ना ये बात करता है गार प्रोविजंस को लेके 144BA, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो किसी कोई इतना शातिर है एसएससी कि उसने अपने टैक्सेस को हाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल तरीके इस्तेमाल किए हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, गार के प्रोविजंस अप्लाई कर जाएंगे। तो ये गार के जितने भी प्रोविजंस है सारे के सारे सेक्शन में आपको पता है ये भी ऐसे ही चलता है जैसे हम ब्लॉक असेसमेंट की बात करें, एक स्टेप होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। तो यहाँ पे जो भी इस प्रोविजन को इनिशिएट और एंड करने तक के प्रोसेस में टाइम लगने वाला है वो सारा टाइम भी हम यहाँ पे अलाउ करेंगे एज एन एक्सक्लूशन, ठीक है।
इस सारे पीरियड को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। फिर बात आती है एडवांस रूलिंग। हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आज के टाइम में तो अगर हम बात करें तो एसएससी मल्टी लेवल पे काम कर रहा है ना, तो उसके बहुत जगह ट्रांजेक्शन है। सिर्फ ऐसे नहीं कि वो एक कंपनी खोल के किसी एक एरिया में बैठा है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट्स पता नहीं क्या क्या वो कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे रूल्स इन्वोक हो जाते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं एडवांस रूलिंग की, सेक्शन 245Q। तो ये कहता है अगर यहाँ एडवांस रूलिंग की एप्लीकेशन जाएगी और वो सब कुछ अप्लाई करना है तो वो भी अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। सो ऐसे सिचुएशन में जितना भी टाइम हमें इस सारे प्रोसेस में लगा है, हमें वो सारा भी टाइम यहाँ से एक्सक्लूड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एप्लीकेशन जो है बार को किया गया है बाय एसएससी, ठीक है, 10 जनवरी 2025 को। अब क्या है, आपको पता है बार क्या है ना, आई होप आप सब लोग पढ़ के बैठे होंगे, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, बार की जगह आर, आर या बार, ठीक है। आर क्या कहता था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है। अब उसको तो हटा दिया गया है, अब यहाँ बार आ गया है। सो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो देखो, बार ने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 245R कब, 5 अप्रैल 2025 को। तो पीसीआईटी को रिसीव हुई है कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑन 10 अप्रैल 2025। तो यहाँ से टाइम कौन सा एक्सक्लूड हो जाएगा, जिस दिन एप्लीकेशन मेड हुई 10 जनवरी और किस दिन ऑर्डर मिला 10 अप्रैल, तो ये 91 डेज को हम यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इन डेट्स को लेके बहुत स्पेसिफिक रहना, ताकि आप लोगों को अगर एमसीक्यू में, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल टू द पॉइंट ही आंसर देना है ना, ठीक है। और अगर कुछ लिखना पड़ेगा तो चलो थोड़ा बहुत घुमा सकते हो, बट जहाँ ये डेट स्पेसिफिक वाली बात है, डू मेंशन इट प्रॉपरली। नाउ द लास्ट वन। अब यहाँ पे ये बात क्या कर रहा है, एडवांस रूलिंग जो है उसके कॉन्सेप्ट में भी यहाँ 245R7 सबसेक्शन को वो इन्वोक कर रहा है। वो कह रहा है कि देखो, अगर आपने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दी है ना, तो उसके ऊपर भी एक क्राइटेरिया है कि उससे मैक्सिमम कितना टाइम लेना होगा, 6 महीने। 6 महीने के अंदर उसको भी अपनी जजमेंट देनी होगी, इससे ज़्यादा वो यहाँ पे टाइम नहीं ले सकता। माइट भी वो ले सकता होगा, लेकिन इस सिनेरियो में हम 6 महीने से ऊपर का टाइम पीरियड आपको एक्सक्लूजन के लिए नहीं देंगे, ठीक है, समझ गए। पहले उसने क्या कहा कि जितना भी टाइम उसे लग रहा है, और ये सिर्फ एडवांस रूलिंग की बात कर रही हूँ मैं, गार और बाकी सब पे अप्लाई नहीं हो रहा, टीपी वगैरह पे। सो यहाँ पे अगर एडवांस रूलिंग के केस में 6 महीने से ऊपर का टाइम पीरियड लग जाता है, वो कहता है लेने को तुम साल ले लो, लेकिन तुम्हें एक्सक्लूजन कितना मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन कहता है, मान लो टाइम पीरियड एक्सटेंड, ये सारा का सारा एक्सक्लूड कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद जो टाइम पीरियड बचा है वो लेस देन 60 डेज का है, तो उसमें कहता है यहाँ भरपाई की जाएगी, उसको पूरे 60 दिन दिए जाएंगे टू कंप्लीट दी ब्लॉक असेसमेंट, ठीक है। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। कैसे, जैसे देखिए, ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर 2025 की ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट होने की। एक्सक्लूजन इसमें से हो गया है 300 दिनों का, तो न्यू डेट क्या होगी, 27 अगस्त 2026। लेकिन फाइनल एक्सक्लूजन रिसीव हुआ है 15 अगस्त 2026 को, इसका मतलब सिर्फ 12 ही दिन बचे हुए है ना इसके बीच में। तो क्योंकि 60 दिन से कम है, तो यहाँ पे पूरे 60 दिन मिलेंगे, और अब ये 15 अगस्त से शिफ्ट होकर कहाँ हो जाएगा, 14 अक्टूबर 2026। आप लोगों को समझ में आएगा कैसे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट यहाँ ये एसएससी के लिए बेनिफिशियल है ना, इजंट इट। चलिए, अब हम बात करते हैं 158BF की, जो कि है सर्टेन इंटरेस्ट और पेनल्टीज नॉट टू बी लेविड और इम्पोज्ड। तो देखो, ये हमेशा से बगावत करने वाला रहा है ब्लॉक असेसमेंट, है ना। सो इसने यहाँ सब बगावत कर दी। उसने कहा ये जो तुम ट्रेडिशनली इंटरेस्ट लगाते हो ना, 234A, B, C, इसको हटाओ। जो तुम पेनल्टी लगाते हो ना, 270A, इसको भी हटाओ, इसको नहीं मैं मानता, ये यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ, ब्लॉक असेसमेंट के केस में। मतलब तुम पेनल्टी नहीं लोगे, अरे हम इंटरेस्ट, अब तुमसे टैक्स ही इतना ले रहे हैं तो हम पेनल्टी क्या करेंगे, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। अभी जब पेनल्टी सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग के छन्ने उड़ जाएंगे, तुम्हें लगेगा जो पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे कुछ पकड़े वो उसी के पास छोड़ दो भाई पता चले तो वो तो ले ही जाएगी, तुम्हारी जेब से भी निकाल के ले जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले बीएफ में सब आ गया है ए, और ये हमें बताता है लेवी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में पेनल्टी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा। आपको मैंने कहा कि रिटर्न फाइल कर दो, कहा था ना पीछे, 60 दिन आपको दिए, मतलब वो तो डिस्क्रिप्शन है, वो उससे कम भी दे सकता है, लेकिन 60 दिन तक था, आपने नहीं किया। अब मैं आपकी ब्लॉक असेसमेंट करूँगा, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अब आप पेनल्टी के हकदार हो,
ठीक है। अब पेनल्टी और इंटरेस्ट आप दोनों भुगतोगे, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1.5% ऑफ टैक्स, यानी कि 1.5% ऑफ टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटरमाइंड अंडर दिस क्लॉज। जिस दिन भी कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं पूरी खुंदस निकालूंगा, है ना। 60 दिन का टाइम दिया, तो रिटर्न फाइल कर सकता था, सारी की सारी इनकम को बता सकता था क्या क्या है कैसे है, लेकिन तूने मेरी इज्जत नहीं रखी, मेरी बात नहीं सुनी, तो अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ कंप्राइज्ड इन द पीरियड कमेंसिंग ऑन द लास्ट डेट इमीडिएट फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जिस दिन नोटिस का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और जिस दिन आपकी 158 BC की असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जिस दिन उसने नोटिस भेजा उस दिन नहीं, जिस दिन उस नोटिस की डेट एक्सपायर हो जाएगी से लेके जिस दिन आपकी असेसमेंट कंप्लीट होगी, उस सारे महीनों के लिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ लो, नोटिस भेजा इसने 10 अक्टूबर 2024 को, यहाँ 60 दिन का उसने टाइम दे दिया कि चल यार तू पूरा ही ले ले, ठीक है। तो उसको कब तक जवाब देना था? 9 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। क्या उसने रिटर्न फाइल की? उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। अब ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट होगी 15 अप्रैल 2025, वो तो लगा पड़ा असेसिंग ऑफिसर तो अपना काम करो, तू बता ना बता, मैं तो अपना काम कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स कंप्यूट किया उसने अनडिस्क्लोज इनकम पे, वो आया 60 लाख रुपए, ये टैक्स है, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट पीरियड है वो क्या होगा? वो यहाँ से शुरू हो जाएगा जहाँ से ये डेट, ये था 9 दिसंबर, तो 10 दिसंबर से लेके और 15 अप्रैल, जिस दिन क्या था उसका ब्लॉक असेसमेंट का फाइनल रिजल्ट, तो ये दोनों के बीच में जितने भी महीने, मतलब 5 महीने और 6 दिन, तो क्योंकि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, पेनलाइज ही कर रहा हूँ एक तरीके से, तो यहाँ और पनिशमेंट मिलेगी, चाहे 6 ही दिन क्यों ना हो, इसे राउंड ऑफ करके बढ़ा दिया जाएगा, कंप्लीट मंथ कंसीडर करेंगे। ब्लॉक असेसमेंट ना आधे अधूरे महीनों की बात नहीं कर रहा है ना, वो जब बात करता है वो कह रहा है 1 तारीख भी है ना, पूरा महीना घसीट लो, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 6 मंथ्स, तो अब हम 60 लैक्स के ऊपर 1.5 रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, ये भी तुझे पे करना पड़ेगा, मतलब मेरा सारा पैसा जब्त, है ना। वो सारा का सारा उस पर तुमने टैक्स लगा लिया, सरचार्ज लगा लिया, ठीक है, और अब उसके ऊपर तुम्हें इंटरेस्ट भी चाहिए, तो ये मतलब मैं अपने घर से दूँ? हाँ, ये तुमको अपने घर से देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ द सेकेंड, अब इसके अंदर हैं बहुत थोड़ी सी चीज़ें, लेकिन समझ लो। असेसिंग ऑफिसर जो है, इसने अब इस प्रोसीडिंग के कोर्स में, इसके अंदर अगर वो किसी भी वे में पेनल्टी लगाना चाहता है, ठीक है, तो अ सम ऑफ विच शेल बी इक्वल टू 50% ऑफ द टैक्स, मतलब 60 लाख का यहाँ टैक्स था, उसका 50%, 30 लाख की पेनल्टी, सो लेवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर अंडर दिस सेक्शन। तो ये किसके डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया? असेसिंग ऑफिसर के, तो वो चाहे तो ये पेनल्टी 50% की भी लगा सकता है। अरे ऐसे तो असेसिंग ऑफिसर छोड़ेगा ही नहीं, वो तो लगाएगा ही लगाएगा, नहीं। यहाँ पे कुछ एक हमारे पास एक्सेप्शंस हैं कि किन सिचुएशंस में वो ऐसा नहीं कर सकता। प्रोवाइडेड नो ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन दिस शेल बी मेड फॉर ब्लॉक पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। तो ये सब काम करेगा ना, तो फिर हम उसको पेनल्टी नहीं लगाएंगे। और ये सब काम क्या है? पहली बात तो वो फर्निश कर दे रिटर्न अपनी, ठीक है, जो भी उससे मांगी गई थी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, और जो टैक्स पेबल था ऑन द बेसिस ऑफ सच रिटर्न उसे पे कर दे शराफत से, ठीक है। और कोई भी असेट उसकी अगर हमने सेज की है जिसमें पैसे हैं या कोई चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमें ऑर्डर दे दे कि भाई हम उसे एडजस्ट कर लें, और एविडेंस भी दे हमें कि उसने टैक्स पे कर दिया है, चलान वलान दिखा दे हमको, ठीक है, अलोंग विद द रिटर्न। उसके बाद एक अपील भी फाइल ना करे वो इस असेसमेंट को लेके, मतलब अब उसे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। अगर वो गया कोर्ट में या कहीं हायर अथॉरिटीज़ के पास कि भाई मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, तो उसी पॉइंट पे असेसिंग ऑफिसर उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। सो ये सब अच्छे काम करेगा तो पेनल्टी रुक सकती है। अब फिर से बोलता है प्रोवाइडेड फर्दर कि ये जो प्रोविजन है, फर्स्ट प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई वेयर द अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटरमाइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर इज इन एक्सेस ऑफ द इनकम शोन इन द रिटर्न, एंड इन सच केस द पेनल्टी शेल बी इम्पोज्ड ऑन दैट पोर्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम। मान लो कि उसने ना रिटर्न फाइल कर दी, उसने कहा कि भाई मेरी 1 करोड़ की अनडिस्क्लोज इनकम है, उसने खुद ही बता दिया, लेकिन असेसिंग ऑफिसर अपनी असेसमेंट तो कर ही रहा है ना, वो कहता है अरे भाई इतना कहने के बाद भी तू सुधरेगा नहीं, 1 नहीं, A 1.6 है,
ठीक है। लेकिन अब जब वो यहाँ पे ये प्रोविजंस को अप्लाई करेगा, फर्स्ट को इंटरेस्ट कंप्यूट करेगा, तो वो 1.6 पे नहीं कर सकता, क्योंकि ए को तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो डिफरेंस को ही करेगा, मतलब 60 लाख के ऊपर ही ये चीज़ें अप्लाई होंगी। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये भी देख लो। रिटर्न फाइल की 158 BC में अनडिस्क्लोज इनकम जो उसने एडमिट कर ली कि 1 करोड़ है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने जब डिटरमाइन किया तो 1.6 निकला। इसका मतलब डिफरेंस कितना है 0.60, तो इसके ऊपर 60% जो होगा टैक्स वो कितना होगा 36 लाख, और जो पेनल्टी होगी वो क्या होगी 50%, कितनी हो जाएगी 18 लाख। ठीक है, क्लियर। इस 1 करोड़ के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि फटाफट से एक्सेप्ट कर लो, फंस गए तो एक्सेप्ट कर लो। चलिए, नो ऑर्डर इम्पोजिंग अ पेनल्टी अंडर सबसेक्शन 2 शेल बी मेड। इन सारे सिचुएशंस में आप पेनल्टी का ऑर्डर नहीं दे सकते हो। ये क्या है, पहली बात तो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, आजा भाई तू बता तू ऐसा क्यों नहीं कर पाया। आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमेशा देनी पड़ती है इनकम टैक्स का। तो ये स्ट्रेट अवे रूल है कि जब असेसमेंट भी करने जा रहे हो रेगुलर वाली, तो वहाँ पे आप पहले एक बार एसएससी को चांस देते हो, तुझे कुछ कहना है, ठीक है। दूसरा वो कह रहा है जहाँ पेनल्टी आप एक्सीड कर रहे हो 2 लाख, तो वो आपके प्रीव्यू से बाहर है, आपको यहाँ पे प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा आपसे भी बड़ी अथॉरिटीज़ का। ठीक है, वो कौन है, एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, बड़े लोगों को भी इन्वॉल्व करो। ठीक है, तीसरे सिचुएशन में वो कहता है कि जहाँ पे भी इस सारे सिनेरियो में 246A यानी कि वो अपील करता है एपेलेंट ट्रिब्यूनल को अंडर सेक्शन 253, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एक्शन इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी हैज़ बीन इनिशिएटेड, ठीक है, आर कंप्लीटेड 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील एज द केस मे बी द अपीलेंट ट्रिब्यूनल इज रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर विच एवर द पीरियड एक्सपायर। तो यहाँ पे इस सारे सिनेरियो के अंदर विच एवर पीरियड एक्सपायर लेटर, जो भी टाइम बाद में ख़त्म होगा उस टाइम के हिसाब से ही फिर यहाँ पे पेनल्टी एग्जीक्यूट होगी। फोर्थ केस में अगर असेसमेंट जो हुई है ये सब्जेक्ट मैटर है अंडर सेक्शन 263 के रिवीजन में डाल दिया गया है। ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच ऑर्डर ऑफ रिवीजन इज पास, तो फिर आप पेनल्टी की उसके बाद ही बात कर सकते हो। इन एनी केस अदर देन दोज मेंशन्ड इन अबव ऑल दीज कैटेगरी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद जिसमें प्रोसीडिंग हुई, इन कोर्स ऑफ विच नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी हैज़ बीन इशूड a completed or 6 months from the end of the financial year in which notice for imposition of penalty is issued, whichever period expires later. होपफुली ये तो कुछ भी नहीं था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर दिस सेक्शन द फॉलोइंग पीरियड शेल बी एक्सक्लूडेड। ये सारा पीरियड एक्सक्लूड करेंगे, ये हमने कुछ तो इधर उधर पढ़ लिया है, फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है 129, मतलब जहाँ कोई नया एओ आकर के पोजीशन ले रहा है तो वो जितना भी टाइम लेगा उस टाइम को एक्सक्लूड करेंगे। आप किसी भी तरीके का कोई स्टे अगर उस केस के दौरान आ गया है तो वो सारा का सारा पीरियड इसके अंदर से एक्सक्लूड करेंगे। उसके अलावा 2 प्रोविजोस हैं। पहला प्रोविजो कहता है वेयर इमीडिएट आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द अबव पीरियड, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर वो 60 डेज से नीचे रह जाता है तो आप उसे एक्सटेंड करके कंप्लीट 60 डेज कर देंगे। दूसरा कहता है कि जहाँ पे भी ऐसा सब करते वक्त वो मिड ऑफ द मंथ में फॉल कर रहा है पीरियड, तो हम उसको क्या कर देंगे राउंड ऑफ, है ना, हम उसको मंथ एंड में ले आएंगे। क्लियर है। फिर देखिए असेसिंग एन इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑन मेकिंग एन ऑर्डर अंडर दिस इम्पोजिंग अ पेनल्टी अनलेस ही इज हिमसेल्फ एन असेसिंग ऑफिसर शेल फोर्थ विद सेंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू असेसिंग ऑफिसर। जहाँ पे जो भी इसको कर रहा है इस ब्लॉक असेसमेंट को वही असेसिंग ऑफिसर है तो एक अलग सिनेरियो, अदरवाइज उसे वहाँ के असेसिंग ऑफिसर को भी एक कॉपी भेजनी होगी। अब बात आ जाती है 158 BG अथॉरिटी कौन है जो कॉम्पिटेंट है टू असेसमेंट फॉर ब्लॉक पीरियड। कोई भी कर सकता है क्या, मतलब ये जो हमारे आईटीओ पे बैठे हुए ऑफिसर्स कोई भी है जो ब्लॉक असेसमेंट कर सकता है? नहीं। तो ब्लॉक असेसमेंट करने के लिए आपकी जो रैंक है वो कम से कम ये रैंक्स होनी चाहिए। ये कौन सी रैंक है? डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर एज द केस में बी। और जहाँ पे नो सच ऑर्डर शेल बी पास्ड विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ
एडिशनल कमिश्नर, और इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो हमने पीछे भी पढ़ा था, यहाँ सिर्फ इसे कंसोलिडेट कर दिया है कि आपको प्रीवियस अप्रूवल अपने से हायर अथॉरिटीज़ का भी यहाँ लेना होगा। अब बात आती है 158 BH की, एप्लीकेशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो उसने पहले भी बाद में कह के हमें बता दिया कि भाई मैं किसी सेक्शन को नहीं जानता, मैं अगर किसी सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो बस उसी की बात करना है, तो ब्लॉक असेसमेंट में अपने बाकी रेगुलर असेसमेंट वाले टॉपिक्स भूल जाना। 158 BI बात करता है चैप्टर नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं करेगा। हाँ, ऐसा भी है क्या? वो कौन सा चैप्टर है? तो ये 1/9/2024 के बाद की सिचुएशंस पे अप्लाई होता है। इस डेट को या इसके बाद अगर 132 या 132A हुआ है तो फिर स्ट्रेट अवे ब्लॉक असेसमेंट लग जाता है, बट अगर इससे पीछे के पीरियड की हम बात करें तो वहाँ ब्लॉक असेसमेंट नहीं लगता है। ठीक है, तो ये बात कर रहा है 158 BI। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दिस ब्लॉक असेसमेंट। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ ये कंप्लीट कराने में। आई होप आप लोग भी पूरी तरीके से समझ गए होंगे, किसी तरीके के कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन सब आपके दिमाग में नहीं हो। इन केस है भी ना, बहुत ही थोड़ा सा टाइम है, पेपर आप लोगों के बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई इट बैक एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।